हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे केस स्टडी के सेशन के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये केस स्टडीज़ जो हैं ये केस स्टडीज़ हैं, ये केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं है। जो अप्रॉक्सीमेटली 7 केस स्टडीज़ हैं जो नॉर्मली आईसीए ने डाली हुई हैं, जो केस स्टडी डाइजेस्ट के इशू करने से पहले डाली थी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ। नंबर 1, वो इग्नोर ना हो जाए। नंबर 2, यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने रेड कर रखा है, पूरा का पूरा केस स्टडी मैं सिर्फ आपके साथ, मतलब केस स्टडी पूरा रेड कर रखा है मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और मैं एश्योर करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। क्यों उसका जवाब वो दिया मैंने वो भी बताऊंगा। और कई केस स्टडीज़ तो ऐसे, जो कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो केस स्टडी से रिलेट ही नहीं करते, तो उसका डायरेक्टली आप भी आंसर दे सकते हो। इससे क्या होगा, वो साथ ही साथ केस स्टडीज़ आपकी ईजिली रिवाइज हो जाएंगी विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 1 आवर और 1.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। आज मैं 3 केस स्टडीज़ की वीडियो डालूंगा, देखते हैं उसकी कितनी होती है। उसी के हिसाब से मैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी हम रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही बताना चाहता था कि इग्नोर ना हो इसीलिए, और आप फटाफट से कान में लगा के अगर ईयरफोन्स लगा के फटाफट से सुन लें तो आपका फटाफट से सारी केस स्टडीज़ खत्म हो जाएंगी साथ के साथ। और मैं बाकी की केस स्टडीज़ की वीडियो कल परसों में लेके आ जाऊँगा। और मैं ये लेके क्यों आया हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया या मैसेज किया पर्सनली कि आप जो है वो वाली केस स्टडीज़, अगर आप केस स्टडी डाइजेस्ट पे 10-12 वीडियोज़ बना चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें हमें डाउट होगा हम पूछ लेंगे बाकियों में जो बाकी की बची हुई हैं। लेकिन आप जो नॉर्मली केस स्टडीज़ है उसको फटाफट से कवर करवा दीजिए, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और वो जो ऐसा हो कि वो छूटे भी ना। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी है, अप्रॉक्सीमेटली 60-70 केस स्टडी पहुंच जाती है आईसीए की। तो जितना कम टाइम में फटाफट से कोई रिवाइज करवा दे तो अच्छा ही रहता है, और इतना मन भी नहीं करता थ्योरेटिकल टॉपिक्स को लेकर, और बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यही अप्रोच के साथ मैंने सोचा ठीक है, इसमें छोटे छोटे भी हैं तो फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा और बच्चों और अच्छा भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी और सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम फ्रूटफुल रहेगा, हम डिस्कशन कर लेंगे तो एक अच्छा डिस्कशन अगर हम कर सकते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली केस स्टडी के साथ। केस स्टडी नंबर 1 बहुत ही प्यारी केस स्टडी और बहुत ही अच्छी केस स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड। कहता है कब रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कहता है वेयर द एरिया, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेयर द एरिया ऑफ द लैंड प्रपोज टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर्स और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स प्रपोज टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 8। ऑब्वियसली बात है, ये पहला आंसर ये मैं मिल गया। यहाँ पर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 8 जो अपार्टमेंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए इंक्लूडिंग ऑल फीसिस, तभी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की। सेकंड एमसीक्यू कहता है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपी ऑफ ड्यूली ऑब्टेन्ड अप्रूवल्स एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। किसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देना होगा और किसको कॉपी देनी होगी रजिस्टर अथॉरिटी के पास, तो सबको पता है किसको देनी होगी, प्रमोटर को देनी होगी भाई। और किसको देनी होगी, प्रमोटर ही तो देगा, जो बिल्डर है वही तो अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, वही तो सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, वही तो हमारे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देगा। तो प्रमोटर इज द आंसर। तीसरा, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट शेल, रियल एस्टेट एजेंट को क्या क्या करना होगा, फैसिलिटेट द सेल परचेज ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग बीइंग सोल्ड बाय द प्रमोटर इन एन प्लानिंग एरिया विच इज रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट, ये तो करना ही होगा। दूसरा पॉइंट, मेंटेन एंड प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी करना होगा। नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रैक प्रैक्टिसेस, भाई ये सारे पॉइंट करने होंगे, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, भाई आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल तक अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, हैंड ओवर करने के बाद भी प्रमोटर, जो बिल्डर होते हैं, प्रमोटर का मतलब बिल्डर होता है, तो वो उन लोगों को ठीक करके देना होता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज येट टू बी रिसीव्ड इज मैंडेटरी। यस द एरिया ऑफ द लैंड एक्सीड्स 500 स्क्वायर मीटर और द नंबर ऑफ अपार्टमेंट अगर 8 से ज़्यादा होते हैं तो आपको देना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपना रेरा अथॉरिटी के पास, जो रेरा होती है उसके पास। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या कहता है भाई, अ रियल एस्टेट डेवलपर कैन लीव द प्रोजेक्ट मिडवे। अच्छा, मतलब ओमेक्स वाले एसआरएस वालों को देना चाहते हैं अपना कि काम की एसआरएस कंप्लीट करेगा आप। ठीक है, बाय सेलिंग द प्रोजेक्ट, तो कितने की अप्रूवल चाहिए होती है, 2/3 की अप्रूवल चाहिए होती है भाई। ठीक है, द टाइम लिमिट विद इन विच अलॉटी इज़ रिक्वायर्ड टू टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट, भाई 2 महीने के अंदर अंदर अलॉटी को लेना होता है पोजेशन आफ्टर इशू ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये बात मैंने चीख के रिवीजन में बार बार बताई थी कि स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये देखो एमसीक्यू भी आईसीए ने बना के दिया हुआ है इस पर। ठीक है, एट्थ क्या कहता है, अ सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग दैट द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान एंड स्पेसिफिकेशन एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द लोकल लॉज इज कॉल्ड। भाई क्या बोला जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोला जाएगा ना। क्यों, क्योंकि आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आपका काम अगर कंप्लीट हो गया है, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है, जब आपका काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप जब प्लान वगैरह जैसा प्लान था उसके हिसाब से बनाया या नहीं बनाया, इस चीज़ का सर्टिफिकेट लोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। नाइन्थ, द फ्लैट परचेज बाय डॉक्टर शर्मा जॉइंटली विद हिज वाइफ मिसेज नीलिमा शर्मा
दो फंडेड बाय हिम वुड बी हेल्ड एज बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर द पीबीटीए, क्या उसे बेनामी ट्रांजैक्शन बोलेंगे? अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला अगर आप इस वाले क्वेश्चन के लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने वाइफ के नाम पे लिया है, ठीक है, लेकिन फंड्स जो है वो पूरे के पूरे सही जगह पे थे और फ़ायदा जो है वाइफ का ही है, अपना खुद का नहीं है, तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आप पढ़ते हैं, जब आप बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 में जाके, तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये बात, ठीक है जी। इसके बाद 10th, एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज़ फॉर्मल और इन राइटिंग, और वेदर, बी पॉइंट क्या कहता है, वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये दोनों पॉइंट एक साथ थे वहाँ पर डेफिनेशन में, अगर आप पढ़ते हैं एग्रीमेंट की, तो यही है, सी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट्स अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज फॉर्मल और इन राइटिंग, और वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बताओ, वाओ, सारे एमसीक्यू हो गए और हमें एक सारे के सारे एमसीक्यू हो गए और एक बार भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या, पूरा का पूरा केस स्टडी, ठीक है भाई। मतलब ऐसे पेपर में भी बहुत सारे 90% एमसीक्यूज़ कई बार ऐसे मिल जाते हैं, मतलब अगर 5 एमसीक्यू हैं तो 4 ऐसे एमसीक्यू मिल जाते हैं कई बार पेपर में जो बिना केस स्टडी पढ़े ही सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग गिवन एस्पेक्ट्स विद रेफरेंस टू द अलॉटी इन द सिचुएशन गिवन इन द केस स्टडी। सबसे पहला क्या पूछ रहा है, राइट्स पूछ रहा है अलॉटी के, जो एक्सरसाइज किया उसने केस स्टडी में। ड्यूटीज़ पूछ रहा है डॉक्टर शर्मा जो अलॉटी हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है और कौन से राइट्स उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किए। भाई इसके लिए भी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और वैसे तो देखो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केस स्टडी में स्पेसिफिकली पूछा उसने, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें आंसर क्या आएगा। आंसर आपका जो है सेक्शन नंबर 19 पूरा का पूरा आप लिखोगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द अलॉटी। अलॉटी का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, जो बायर होते हैं। पेज नंबर 2.45 पे इसका आंसर होगा, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको सारे राइट्स लिखने हैं, यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ लिखने हैं। मैंने जो अपनी रिविजनरी वीडियो डाली है रेरा की, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि सेग्रीगेट करके, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन नंबर 19 में मिक्स करके लिखा हुआ है राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो मैंने आपको बताया था कहाँ तक राइट्स हैं कहाँ तक ड्यूटीज़ हैं, तो उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। ओपन बुक है तो ऑलरेडी सेक्शन नंबर 19 पे जाओगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दोगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक पूछा गया कि कौन सा राइट उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन अगर आप केस स्टडी पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने ना इंटरेस्ट की पेमेंट का राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया है। तो बस इंटरेस्ट की पेमेंट का राइट एक्सरसाइज नहीं किया है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपकी स्टडी पढ़ी होगी आपने, ठीक है। और उसके बाद जब आप सेक्शन नंबर 19 रीड क्या फटाफट से लिखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, अच्छा इसने ये वाला राइट एक्सरसाइज नहीं किया था। तो मैंने तो रीड करा हुआ है, तो मैं आपको फटाफट से टाइम बचाने के लिए बता देता हूँ। इन्होंने इंटरेस्ट का राइट जो था वो जो है यूज़ नहीं किया था, एक्सरसाइज नहीं किया था। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये कहता है, द प्रमोटर ऑफ द ओमेगा केप टाउन रेसिडेंसी ट्रांसफर्ड। अगला जो क्वेश्चन है हमसे क्या कहता है, द प्रमोटर्स ऑफ द ओमेगा केप टाउन रेसिडेंसीज ट्रांसफर्ड मेजॉरिटी ऑफ द राइट्स एंड लायबिलिटीज टू साइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एडवाइज एज टू वैलिडिटी ऑफ सच ट्रांसफर एज। भाई अगर टू थर्ड ऑफ द उसने अगर अप्रूवल दे दी होगी तो उस केस में क्या होगा, अगर टू थर्ड ने अप्रूवल दे दी होगी तो उस केस में क्या होगा, आप सबको पता है टू थर्ड ने अप्रूवल दे दी होगी तो ट्रांसफर कर सकता है। अभी हमने एमसीक्यू में भी यही बात करी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं ना, तो अगर हम केस स्टडी में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है 95% ऑफ द लोगों ने जो है जो अलॉटीज़ हैं लोगों के, जो 95% ऑफ द अलॉटीज़ ने अप्रूवल दे दी है। तो टू थर्ड अगर आप देखो तो 66.67% होता है, ठीक है। तो 95% ने दे दी तो ऑब्वियसली वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर भी आंसर यही लिखा हुआ था कि वो ट्रांसफर कर सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो अगर आप इसमें आंसर लिखना चाहते हो तो सेक्शन नंबर 15 पे इसका आंसर मिल जाएगा कि टू थर्ड ऑफ द अलॉटीज़ अगर अप्रूवल दे देते हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और बंदे के पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन द गिवन केस स्टडी ओमेगा केप टाउन रेसिडेंसी हैज गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द रियल एस्टेट रेरा एज इट कंसिस्टेड ऑफ 1000 रेसिडेंशियल यूनिट्स। हमारे पास तो वहाँ पर तो 8 लिखा हुआ है, यहाँ तो 1000 है भाई, ठीक है। हाउएवर इफ ओमेगा केप टाउन रेसिडेंसी कंसिस्ट ऑफ 250 यूनिट्स, तो क्या 250 वालों को नहीं करना है 8 से ज़्यादा होते ही इंक्लूडिंग ऑल फेजेस तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इसने ये पूछा इफ़ येस, अगर येस है इसका आंसर, नेम द वेरियस, अच्छा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने होंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, मतलब रेरा अथॉरिटी के पास। तो ऑब्वियसली ये सेक्शन नंबर 4 चीख के मैंने आपको पढ़ाया था इसको भी, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 में ये बताया हुआ है कि येस इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 8 से, जब 500 स्क्वायर मीटर और 8 यूनिट से ज़्यादा हो जाए इंक्लूडिंग ऑल फेजेस तो रजिस्ट्रेशन लेना होता है कंपलसरी, ठीक है। और सेक्शन नंबर 4 में बताया हुआ था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन नंबर 4 में बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 3 का भी थोड़ा सा बता देना है और सेक्शन नंबर 4 का भी थोड़ा सा बता देना है रेरा एक्ट का,
ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, मिस्टर भानु प्रताप तनेजा वॉज अप्रोच बाय सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल डेवलपर्स। मिस्टर भानु प्रताप तनेजा के पास कुछ डेवलपर्स आते हैं टू ज्वाइन देयर एसोसिएशन एज टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग वेयर बाय दे कुड इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट्स। तो मिस्टर जैसे पता चल रहा है कि वो बिल्डर होंगे, ठीक है, उसके पास कुछ एसोसिएशन के लोग आते हैं कि आपस में क्या करते हैं, हम कार्टेल बना लेते हैं जिससे कि हम प्राइस को इन्फ्लेट कर सकें, ठीक है, अपार्टमेंट के। इवन दो ये डील भानु प्रताप के फेवर में थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अगर जो उन्होंने मना किया, क्या वो बात, इवन दो द डील वाज इन फेवर ऑफ भानु प्रताप ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो क्या उन्होंने मना करके ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि कार्टेलाइजेशन जो होता है वो गलत होता है, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स गलत होते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कार्टेलाइजेशन या एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाता है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। दैट्स इट। यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 2 जो है की डेफिनेशन लिख सकते हो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट की, या एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हो, और उसके अलावा सेक्शन नंबर 2 में कार्टेलाइजेशन की डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हो, और लास्ट लाइन आप ये लिख सकते हो कि अगर वो करता तो वो वॉइड हो जाता एग्रीमेंट। दैट्स इट। ये था हमारा पहला केस स्टडी। मिलते हैं बाकी की केस स्टडी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।